Good morning, everyone. Welcome all of you. प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12th टॉपिक सॉल्यूशन में अपन अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बता रहे थे। राउल का नियम और आदर्श और अनादर्श विलयन अपन ने कल की क्लास में बता दिया था। आज अपन अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बताएंगे कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं। ये सवाल कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ चुका है। ध्यान रखना, कंपटीशन के जो एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वो छोटे छोटे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। डेरिवेशन नहीं पूछता, लेकिन नॉलेज अपन को सारी चीज़ों की होनी चाहिए। तो सवाल ये था कि निम्न में से अणु संख्या गुणधर्म है। जो अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में सवाल आया था वो सवाल क्या था कि निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। नंबर 1 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 2 हिमांक अवनमन और नंबर 3 परासरण दाब और नंबर 4 ABC तीनों। तो इसका आंसर ये होगा कि ABC तीनों, क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन और नंबर 4 परासरण दाब। अणु संख्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अणुओं की संख्या अर्थात विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते और न ही उनके रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। ओनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अणु संख्या गुणधर्म किसके समानुपाती होते हैं? कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? बाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब। कणों की संख्या या अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी इनका मान भी उतना ही अधिक होगा। एक बात और है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म का मतलब वही चारों बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, ये विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अबाष्पशील विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो अबाष्पशील विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब अपन बारी बारी से इन अणु संख्या गुणधर्मों को देखते हैं। नंबर 1 बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये चीज़ अपन ने पहले क्लियर कर दी थी कि शुद्ध विलायक जो होता है उसके अणु जो होते हैं सतह पर सर्वाधिक होते हैं, इसलिए बाष्प भी सबसे ज़्यादा बनती है और जब बाष्प ज़्यादा बनेगी तो उनका बाष्प दाब भी अधिक होता है। अर्थात शुद्ध विलायक का बाष्प दाब सबसे अधिक होता है। लेकिन जब शुद्ध विलायक में किसी बाष्पशील पदार्थ जैसे NaCl है, चीनी है, ग्लूकोज है, इनको अपन उसमें घोलते हैं तो जो द्रव विलयन की जो सतह होती है वहाँ पर पहले शुद्ध विलायक में तो जल के अणु या विलायक के अणु ही रहते हैं, लेकिन विलयन में होता क्या है कि विलायक के अणुओं के बीच बीच में विलय पदार्थ के अणु भी स्थान घेर लेते हैं, जिससे बाष्प के कणों की संख्या में कमी हो जाती है और बाष्प दाब में भी कमी हो जाती है। इसे बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, ये देखो बाष्प दाब के अवनमन में अपन ने बात करते हैं राउल के नियम से। राउल का नियम ये कहता है कि बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, शुद्ध विलायक में बाष्पशील विलय पदार्थ को घोलने पर उसके बाष्प दाब में होने वाली कमी बाष्प दाब का अवनमन कहलाती है और इसे अपन डेल्टा P से शो करते हैं। ये अपन ने पहले ही बता दिया कि बाष्प दाब का अवनमन जैसे डेल्टा P है तो डेल्टा P बराबर कैसे निकालेंगे? P0 माइनस PS, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब माइनस विलयन का बाष्प दाब। डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब और विलयन का बाष्प दाब। अब बारी आती है कि डेल्टा P में अगर P0 का भाग दे दिया जाए, मतलब बाष्प दाब में अवनमन में शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का भाग दे दिया जाए तो इसे आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, रिलेटिव लॉबरिंग पॉइंट कहते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये राउल का जो नियम है वो यही कहता है कि जो बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है
वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? विलय की मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? विलय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों में कौन कौन आता है? विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। लेकिन राउल के नियम से तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए तो अपन जानते हैं कि अत्यंत तनु विलयनों के लिए जो विलय की जो मोलों की संख्या है n है, वो लेस देन हो जाती है किसके? कैपिटल N। अर्थात उसको अपन क्या मान लेते हैं? विलय को नगण्य मान लेते हैं, इसलिए n प्लस n की जगह अपन क्या लिख देते हैं? कैपिटल N लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात n विलय प्लस n विलायक की जगह अपन क्या लिख देते हैं? n विलायक। और यहाँ पर मैंने विलायक के मोलों की संख्या को किससे शो किया है? कैपिटल N से। स्मॉल n बराबर क्या है? विलय के मोल, और कैपिटल N बराबर है विलायक के मोल। मोल कैसे निकालते हैं? पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार। विलायक के मोल कैसे निकालते हैं? पदार्थ विलायक के ग्रामों में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो ध्यान रखना, यहाँ जो राउल के नियम में अपना n/n प्लस n आया था, तो अपन ने n लेस देन कैपिटल N कर दिया, इसलिए n प्लस n की जगह क्या हो गया? कैपिटल N हो गया, इसलिए अपन ने यहाँ कैपिटल N लिख दिया। अब बात आगे चलते हैं राउल के नियम से। तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा? P0 डॉट n की वैल्यू रख दी W0/m0। W0 स्मॉल लेटर में जो भी लिखा वो विलय के लिए है, कैपिटल लेटर में जो मैंने लिखा है वो विलायक के लिए है। ठीक है, तो हमारी आ जाती हैं, यहाँ आ जाओ, m0 A बाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, तो अपन को m0 की वैल्यू निकालनी है बाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से। तो m0 की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा P यहाँ चला जाएगा और सारा का सारा फॉर्मूला एक जैसा आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला ये है कि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से ए बाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है कि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से ए बाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अपन को सूत्र ये लिखना है, ओनली सूत्र m0 बराबर P0 W0 इंटू m अपॉन डेल्टा P इंटू कैपिटल W। यहाँ जो जीरो लगाया है P में वो शुद्ध अवस्था को दर्शाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आ जाता है अपना, एक चीज़ और देख लो। ठीक है, यहाँ m0 A बाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है और डेल्टा P क्या है? बाष्प दाब में अवनमन, मतलब अणु संख्या गुणधर्म, जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन में मैंने एक ग्राफ बनाया है। y अक्ष पर अपन ने बाष्प दाब ले लिया और x अक्ष पर अपन ने क्वथनांक ले लिया। ठीक है, अब देखो इधर ये जो है ये वायुमंडल दाब होता है। यहाँ पर कौन सा? वायुमंडल दाब होता है। ये जो शुद्ध विलायक का ग्राफ है ये वाला, किसका है? शुद्ध विलायक का। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का ग्राफ और ये शुद्ध विलायक का अपन ने क्या कर दिया? ये अपन ने शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, जिसे अपन ने TV0 से दर्शाया है। ठीक है, दूसरा जो ये ग्राफ जा रहा है, ये जो ग्राफ है दोनों की, ये विलयन के लिए है, ये विलयन के लिए, विलायक और विलयन के लिए जब अपन ग्राफ खींचते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक और बाष्प दाब के मध्य, तो ये जो रेखाएं हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ देखो ये। ठीक है, ये क्या आ रहा है? ये विलयन के लिए आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर इसका जो क्वथनांक है वो कितना आ रहा है? TV। यहाँ अपन ने देखा कि बाष्प दाब में क्या हुई? कमी। बाष्प दाब में क्या हुई? कमी। बाष्प दाब में कमी हुई तो यहाँ क्या हुई? क्वथनांक में वृद्धि। इन दोनों का गैप और इसका गैप समान आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये हालांकि चित्र में ये वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नियम ये है कि ये वाला गैप और ये वाला गैप कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए।
क्योंकि बाष्प दाब में जितनी कमी होती है क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो शुद्ध विलायक का बाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ होता है, ठीक है, और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो यहाँ होता है। लेकिन जब इस शुद्ध विलायक में अपन किसी अबाष्पशील NaCl या चीनी को घोलते हैं तो उसके बाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, मतलब कितनी कमी हो जाएगी, इतनी। और जब घोलते हैं तो यहाँ देखो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, अर्थात और क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो जाती है, इतनी। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। बाष्प दाब में जितनी कमी होती है क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि हो जाती है, अर्थात क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होती है। यह डेल्टा बी टी बी क्या दर्शा रहा है, क्वथनांक में उन्नयन को दर्शा रहा है, क्वथनांक में वृद्धि को दर्शा रहा है। तो ये हो गया क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, और ये हो गया डेल्टा पी बाष्प दाब में कमी, बाष्प दाब में कमी, बाष्प दाब में कमी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ डेल्टा टी बी क्वथनांक उन्नयन कैसे निकालेंगे, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसमें से कम क्वथनांक को घटा देंगे, जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उसमें से कम क्वथनांक को घटा देंगे। तो विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है और विलायक का क्वथनांक कम है, इसलिए टी में से TB0 को घटा देंगे। ये TB विलयन का क्वथनांक है और TB0 विलायक का क्वथनांक है, ठीक है। ये अपन ने प्रोपोर्शनल टू हटा लिया तो ये बराबर आ गया स्मॉल के कांस्टेंट है, स्मॉल के बराबर क्या है, कांस्टेंट है, बराबर डेल्टा, ये आ गया K इंटू डेल्टा पी, समीकरण नंबर 1। अब बात आती है राहुल के नियम से, तो वही अत्यंत तनु विलयन वाला लगाना है, डेल्टा पी अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जो अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये अपन ने राहुल के नियम से लगा दिया। अब आप देखो डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है अपन को, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा पी की निकालनी है। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, P0 इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है W अपॉन M, तो n है तो कैपिटल W अपॉन M, मैंने यहाँ लिख देता हूँ एक बार W अपॉन M। कैपिटल N का मतलब है विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल n का मतलब है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब है डेल्टा पी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर K इंटू डेल्टा पी की वैल्यू ये रही P0 डॉट स्मॉल n अपॉन W इंटू कैपिटल M, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ देखो स्मॉल जो K है मैंने बताया था ये कांस्टेंट है, P0 यहाँ पर है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो नियत रहता है, कैपिटल M है वो शुद्ध विलायक का अणुभार है, ये भी निश्चित होता है। तो ये जो तीनों राशियों की अपन बात करें, स्मॉल K, P0 और कैपिटल M तीनों ही कांस्टेंट होते हैं और इनके स्थान पर अपन नया कांस्टेंट K भी लेते हैं, ठीक है। और K भी लेते हैं तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर अपन ने यहाँ नया कांस्टेंट ले लिया तो K भी आ जाएगा और क्या बचा, स्मॉल n अपॉन W। तो डेल्टा टी बी बराबर K बी इंटू स्मॉल n अपॉन W। यहाँ जो K बी होता है मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो K बी है वो क्वथनांक मितीय स्थिरांक है या मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्वथनांक मितीय स्थिरांक है या मोलल उन्नयन स्थिरांक है Kb। अब आप देखो स्मॉल n बराबर तो W0 अपॉन M0 बराबर 1 मोल होता है और कैपिटल W जो होता है वो विलायक का भार होता है, क्योंकि कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है तो विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। ग्राम में मात्रा को वेट W से शो करते हैं और अणुभार को मोलेकुलर वेट कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है। कैपिटल वर्ड विलायक के लिए है, स्मॉल लेटर विलय के लिए। अब आप यहाँ देखो मैंने W बराबर 1 किलोग्राम ले लिया, ये 1000 ग्राम ले लिया और मोलों की संख्या मैंने 1 मोल ले ली, तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा।
और डेल्टा टी भी बराबर के बी है, तो के बी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट मीन्स जो के बी है वो डेल्टा टी बी के बराबर है, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन है। तो एक प्रकार से जो के बी हुआ वो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन वो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को के बी कब कहेंगे, तो इसके लिए कंडीशन हो गई कि जब 1 किलोग्राम, क्या हो गया, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अबाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक मितीय स्थिरांक कहते हैं। तो क्वथनांक मितीय स्थिरांक भी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब विलायक की मात्रा तो कितनी हो, 1000 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, और उसमें घोले जाने वाली अबाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा 1 मोल हो। ठीक है, तो जब 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अबाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के बी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। अब आप देखो यहाँ अपन ने एन लिखा मोल और डब्ल्यू लिखा किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम किसका सूत्र होता है, मोललता का सूत्र होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अर्थात 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। तो आप देखो समीकरण 4 से, तो डेल्टा टी भी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, मोललता। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोललता, और मोललता का मतलब होता है जो डेल्टा टी भी है, क्वथनांक उन्नयन है, वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, और जो मोललता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो जो एक अणु संख्या गुणधर्म है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये हो गया डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मतलब मोललता, अर्थात क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है। अब नंबर 3 पे आता है हिमांक अवनमन। हाँ, तो अब देखिए तीसरा जो पॉइंट आता है अपना अणु संख्या गुणधर्म का, वो है हिमांक अवनमन। ये था क्वथनांक उन्नयन और ये था हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में देखो ये वाला जो ग्राफ बनता है ये विलायक के लिए बनता है और ये वाला जो विलयन के लिए बनता है। इसमें भी जो ग्राफ है वो क्वथनांक उन्नयन की तरह बनेगा, अर्थात ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, क्वथनांक की परिभाषा ये भी होती है कि जब विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में उस दाब को क्वथनांक कहते हैं। तो ध्यान रखना ये वायुमंडलीय दाब है, ये P0 है, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और इसमें वही अबाष्पशील विलेय को घोलने पर वाष्प दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला बिंदु विलायक के लिए है, तो ये विलायक का क्या हो गया, हिमांक हो गया, जिसे अपन ने TF0 से दर्शा दिया। यहाँ अपन ने TB0 से दर्शाया था, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए B से दर्शाया, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, इसलिए अपन ने इसे F से दर्शाया, और ये रहा विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट TF। तो वही चीज़ है TB, जैसे यहाँ डेल्टा TB बराबर क्या आया था, तो यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा TF बराबर क्या आएगा, अधिक कौन है, TF0, विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देते हैं। तो वही चीज़ है कि वाष्प दाब में जितनी कमी होती है हिमांक में भी उतनी ही कमी हो जाती है, अर्थात यहाँ क्वथनांक उन्नयन किसके समानुपाती था, डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती था। तो इसी प्रकार जहाँ अपन ने क्वथनांक उन्नयन लिखा है वहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो TB की जगह क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी TB की जगह क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, TF0 माइनस TF। ध्यान रखना यहाँ जब परिवर्तन निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यह बड़ा शुद्ध विलायक का हिमांक है, इसलिए अपन ने TF0 लिख दिया, विलयन के हिमांक में कमी हो गई इसलिए अपन ने TF लिख दिया। तो हिमांक अवनमन भी वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो जहाँ जहाँ अपन ने क्वथनांक उन्नयन लिखा था वहाँ वहाँ अपन को हिमांक अवनमन लिखना है। जहाँ जहाँ अपन ने TB लिखा था वहाँ वहाँ TB की जगह FF लिखना है। तो आप देख लो सेम वही है,
वही चीज़ है, डेल्टा टी एफ बराबर के डेल्टा पी, वही राहुल के नियम से सारी चीज़ ऐसी की ऐसी आ जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो डेल्टा टी बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, डेल्टा टी एफ, वही के पी जीरो, सारी चीज़ सेम की सेम है, अपन को कोई परेशानी नहीं आते समीकरण 3 से। तो वही डेल्टा टी बी की जगह क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगा, और के बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ। तो यहाँ पर के बी क्वथनांक मितीय स्थिरांक था, तो के एफ हो जाएगा हिमांक मितीय स्थिरांक, हिमांक मितीय स्थिरांक। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक था, तो उन्नयन की जगह अवनमन आ जाएगा। इससे अपन हिमांक मितीय स्थिरांक भी कह दो या मोलल अवनमन स्थिरांक भी कह दो। तो वही कंडीशन है, यदि W बराबर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम है और N बराबर 1 मोल हो, तो समीकरण 4 से तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ। वही परिभाषा होगी कि 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर, तो उसमें तो अपन ने लिखा क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यहाँ लिखेंगे हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक मितीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी हिमांक मितीय स्थिरांक कहलाती है। वही का वही है, N/W मोललता है, इसलिए समीकरण 4 से तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, या डेल्टा टी एफ बराबर प्रोपोर्शनल टू मोललता, अर्थात हिमांक अवनमन भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। दूसरी बात, कई बार सवाल आता है कि अपन से वो के बी या के एफ की इकाई पूछता है, तो आप देख लो के एफ के निकाल लो, यहाँ से देख लो, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। समीकरण 4 से देख लो, अपन ने के एफ की वैल्यू निकाली है, तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एन। के बी की वैल्यू निकालेंगे तो के बी की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एन। इसका मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, या टी बी है या टी एफ है या के बी है या के एफ है, तो सूत्र वूत्र सारी चीज़ सेम है। ठीक है, याद रखना, ग्राफ में अंतर है और संकेतों में अंतर है और नाम में अंतर है, लेकिन अपन इसकी इकाई निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं, तो आप देखो भाई दोनों की इकाई तो सेम आएगी। ये टेम्परेचर है तो इसकी इकाई होती है केल्विन, तो आप चाहे के बी की इकाई निकालो चाहे के एफ की इकाई निकालो, सेम आएगी। ये है ताप, ताप की इकाई होती है केल्विन। ये है कैपिटल डब्ल्यू मतलब विलायक का भार, और अपन ने लिया था विलायक का भार कितना लिया था, 1 किलोग्राम। कितना लिया था, 1 किलोग्राम, तो केल्विन किलोग्राम। और एन बराबर अपन ने लिया था मोल, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये इसकी इकाई आ गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान रखना, चाहे वो क्वथनांक मितीय स्थिरांक की पूछ चाहे हिमांक मितीय स्थिरांक की पूछ, उसकी जो इकाई होती है वो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। तो ये अपने अणु संख्या गुणधर्म अब 3 हो गई। लास्ट बचता है परासरण दाब, जो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करा देंगे।